दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय फिशरमैन। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक भारत का प्राचीन इतिहासों के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का इतिहास जो है बहुत महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में आप लोगों के लिए कुछ झलक दिखाना चाह रहा हूँ और उसके लिए मैं बिना कुछ देर किए हुए मैं आप लोगों के सामने बात रखने जा रहा हूँ। तो बात जो है इंडिका बुक की, जो प्राचीन इतिहास में इंडिका बुक का बात है जो सत्य पर आधारित है। उसमें एक लेख है, उसमें एक ऐसा लेख है जो हमारे कुछ जगहों को प्रत्यक्ष प्रमाण को दर्शाता है। जैसे आप जानेंगे इचरावती नदी जो गोरखपुर में है, और आगे चल के इसका मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। इचरावती नदी कौन है, कैसे, किस आधार पर है। गोरखपुर में इचरावती नदी हमारी बहती है, जो कि गोरखपुर का किसी जमाने में आवागमन ही उसी रास्ते से हुआ करता था। इचरावती नदी और इचरावती नदी को इंडिका बुक में रखा गया है सजो करके, और इचरावती नदी का महात्मा बुद्ध के इतिहासों से जुड़ा हुआ है। इचरावती नदी महात्मा बुद्ध के इतिहासों से जुड़ा हुआ है। आपको रोहिणी नदी जो महात्मा बुद्ध के इतिहासों से जुड़ा हुआ है, जो डोमिनगढ़ है वो महात्मा बुद्ध के इतिहासों से जुड़ा हुआ है। और आपको ओमनी नदी जो है वो भी महात्मा बुद्ध के इतिहासों से जुड़ा हुआ है। जो ओमनी नदी ये आपके गोरखपुर से 10 से 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा में एक ओमनी नदी है। और वहाँ पर ओमनी नदी के तट पर संग्रामपुर है। आज भी संग्रामपुर है, आज भी ओमनी नदी है, लेकिन उसको बदल करके नामों को बदल दिया गया, लेकिन संग्रामपुर आज भी है। आपको ठीक गोरखपुर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दक्षिण दिशा पड़ेंगे। कौड़ीराम से जब आप जाएंगे सीधे गोला वाले रोड पर, उसके बीच में एक गांव आता है, देवकली गांव जो है, वहाँ पर बहुत बड़ा पोखरा है, तालाब है। तालाब के बगल में एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ है। अब है कि नहीं है, लेकिन मेरे जो है कि निगाहों में, मैं कभी उस रास्ते से 1-2 बार गया हूँ तो मैं देखा हूँ बड़ का पेड़ है जो इंडिका बुक में दर्शाया गया है, वो देवकली गांव दर्शाया गया है। आपको उसी इंडिका बुक में महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जगह आपको शाहजहां के पास भी कोई जगह को दर्शाया गया है। उसके बाद श्रावस्ती जिला, जहां महात्मा बुद्ध का एक स्तूप है, वहां पर एक बौद्ध विहार है। वो भी आपको भारत के प्राचीन इतिहासों में सजो करके रखा गया। भारत के प्राचीन इतिहासों में ये सजो करके रखा गया है। यहीं से आपके कुछ दूर उत्तर दिशा में जाएंगे, जो बुढ़िया माई मंदिर है। जो बुढ़िया माई मंदिर है वो भी प्राचीन इतिहासों में महात्मा बुद्ध से रिलेशन है, उसको भी सजो करके रखा गया। अब मैं आप लोगों को ये बताऊं, जितना शॉर्ट में मैंने नाम लिया, थोड़ा सा आप लोगों को मैं विस्तार कर दे रहा हूं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को विस्तार करके बता दे रहा हूं। इसका विस्तार आगे चल करके आपको इस इंडिका बुक में आपको एक एक विवरण साक्ष्यों के अनुसार मिलेगा। आज का 10वां
पार्ट मैंने कर रखा, आज 11वां पार्ट है। 11वां पार्ट के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और सारी बातें मुझको बता। इचरावती नदी जो है, आप लोगों को लगा होगा अरे यार इचरावती नदी तो गोरखपुर में आई नहीं है, लेकिन राप्ती नदी को ही इचरावती नदी कहा जाता है, जो भारत के प्राचीन इतिहासों में इचरावती नदी इसका नाम है। और जहां पर राप्ती रोहिणी का संगम हुआ है, जहां पर राप्ती रोहिणी का संगम हुआ है डोमिनगढ़ में, वह जगह इंडिका बुक में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन उसे केवल इंडिका बुक में है, अदर जगह उसे छिपा दिया गया है। वो इचरावती नदी जहाँ राप्ती रोहिणी का संगम है, उस जगह पर महात्मा बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र को त्याग करके सन्यासी वस्त्र को धारण किया। दूसरा चीज है जो संग्रामपुर है, ओमनी नदी है जो मैंने बताया, वही आमी नदी है। वो पहले ओमनी नदी हुआ करती थी और ओमनी नदी के तट पर संग्रामपुर उनवल, इसमें उनवल में एक कस्बा है, एक टोला है संग्रामपुर। वो संग्रामपुर ओमनी नदी के तट पर था। आज आमी नदी थोड़ा दूर हो गई, लेकिन वह ओमनी नदी के तट पर, आमी नदी के तट पर था। वहां महात्मा बुद्ध जी उन्होंने वहां पर विश्राम किया, वहां पर लोगों को उपदेश दिया था। इसलिए संग्रामपुर ओमनी नदी एक बहुत महत्व रखती है। एक देवखली गांव है जहां बहुत बड़ा ताल था, अब तो कुछ अस्तित्व है। वहां पर भी देवखली गांव में भी महात्मा बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिया। ये आपको इंडिका बुक में ये दर्शाता है। इंडिका बुक आप जब लेकर के पढ़ेंगे, ये साक्ष्य, ये साबूत है, कोई हवा में नहीं है। ये जो होता है हमारा प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये जितनी जगह मैंने बताया, ये सब जगह है। जो बुढ़िया माई माता का जो मंदिर है, वह महात्मा बुद्ध के माता का वहाँ पर कभी स्तूप हुआ करता था, जो कि फारस की किताबों में, यूनान की किताबों में ये सारा चीज जिक्र है। और हमारे इन सब भारत का जितनी बातें मैंने बताया, ये बातें आपको यूनान में, फारस में, जापान में, कोरिया में, चीन में, तिब्बत में, तमाम देशों में इन सब चीज़ों का जिक्र किया जाता है, इन सब जगहों का बताया जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरा यह विचारधारा, इंडिका बुक की विचारधारा, भारत का प्राचीन इतिहास की विचारधारा, जो आपको साक्ष्यों के साथ पेश किया गया, ये आपको कैसा लगा? आप जो है इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके दीजिएगा। अच्छा लगे बुरा लगे, आप कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख करके देंगे तो मैं ये समझूंगा कि नहीं आपको अच्छा लगा। वरना अगर आप लिख करके कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं तो ये मैं समझूंगा आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये बात, भारत का प्राचीन इतिहास आपको हजम नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप भारत के प्राचीन इतिहास को आप जानना नहीं चाहते हैं। आप ये सोचते हैं मुझे क्या लेना देना इस इतिहासों से, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो हिंदू हूँ ना, मैं तो एक हिंदू हूँ, इसलिए मुझे कोई इन इतिहासों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मानवता के आधार पर महात्मा बुद्ध के विचारों पर जाएंगे तो आपको इन जगहों से आपको लेना देना पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी, आपको इतिहास को जानना पड़ेगा। और भारत का हर नागरिक का हक है, भारत का एक बच्चा बच्चा का हक है कि भारत का प्राचीन प्रथम इतिहास को जानें और समझें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।